प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। मैं लेकर आया हूं आपके एग्जाम से पहले आपकी सेकंड बुक विस्टास में से मोस्ट क्वेश्चन ओनली वन शॉर्ट वीडियो में, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट में फिनिश हो जाएगी। फुल बुक का रिवीजन होगा। तो चले शुरू करें। तो देखिए, पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। बच्चों को समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ इन 3-4 लाइनों में है। तो देखिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज द थर्ड लेवल इन द स्टोरी। स्टोरी में थर्ड लेवल क्या है, तीसरा तल क्या है। तो ये अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक काल्पनिक जगह है थर्ड लेवल, ये रियलिटी में नहीं है। तो देखो, इस चैप्टर में से कुछ भी आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, और यदि आपको चैप्टर समझ में भी ना आया हो ना, तो आप इन 3-4 लाइनों को लिख के आ जाना, क्वेश्चन कैसा भी आए, क्योंकि इन लाइनों में इस चैप्टर का निष्कर्ष है। मैं पढ़ देता हूं। द थर्ड लेवल इज अ फॉल्स इमेजिनेशन। थर्ड लेवल एक झूठी कल्पना है। बहुत अच्छा वर्ड है, फॉल्स इमेजिनेशन। एक झूठी कल्पना है ऑफ चार्ली की, जो कि नरेटर है, जो कि इस वर्णन करता है। द मॉडर्न वर्ल्ड, ये है वो लाइन, आधुनिक संसार इज फुल, भरा हुआ है ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर, डर से, वरी, चिंता से, वार्स, युद्धों से, एंड स्ट्रेस और तनाव से। एवरीवन वांट्स टू एस्केप इट, हर कोई संसार से बचना चाहता है, निकलना चाहता है। द थर्ड लेवल इज अ वे ऑफ एस्केप। जो थर्ड लेवल है वो निकलने का, बचने का एक तरीका है। अब देखिए, पुराने व्यूवर्स को तो पता है, नए व्यूवर्स भी सुन लो। हमने आपके लिए आपकी दोनों बुक फ्लेमिंगो विस्टास में से ओनली वन आंसर, हर चैप्टर में से ओनली वन आंसर करवाया है, जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको प्लेलिस्ट में खोज सकते हो, अथवा सीधा सा तरीका है, लिखो इंग्लिश वाले सर, चैप्टर का नाम लिखो, वही चैप्टर आ जाएगा। ओनली वन आंसर दिया है। अब ये चैप्टर भले कितना ही कठिन है, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको लिख करके अपना काम चला सकते हो। हर चैप्टर में मैंने हर चैप्टर का निष्कर्ष दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, तो इसमें आपको समझ में आ गया, ये चैप्टर आपको समझ में आया नहीं आया, इसमें से क्वेश्चन आए, आपको कुछ याद नहीं है, आप इन 4 लाइनों को लिख के भी अपना काम चला सकते हो। इनमें इसका निष्कर्ष है, क्योंकि जो थर्ड लेवल है ना, वो एक फॉल्स इमेजिनेशन है, वो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं। लेखक परेशान है अपनी लाइफ से, वो बचना चाहता है। उसका दादा उसको पुराने जमाने की अपने गांव की कहानियां सुनाया करता था। अब गांव कैसे जाए, उस जमाने में पुराने ट्रेन थे, पुराना सिस्टम था, पुरानी करेंसी थी, तो उसके मन की कल्पना है। और थर्ड लेवल वो जगह है जहां से वो बच के भाग सकता है। ठीक है, अगला है व्हाट डू यू इन्फर, तुम्हें क्या पता चलता है फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। चार्ली को सैम के द्वारा लिखे गए पत्र से। चार्ली नरेटर है, सैम उसका एक साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोवैज्ञानिक मित्र है। जब चार्ली थर्ड लेवल पर जाता है तो अपनी पत्नी को बताता है और सैम को बताता है। सैम बिलीव ही नहीं करता। अब बिलीव तो हम और आप भी नहीं कर रहे। तो सैम एक मनोचिकित्सक है, मानसिक बीमारियों का डॉक्टर है, जो कि विश्वास नहीं करता। बट ताजुब तब हो जाती है जब गैल्सबर्ग, जिस जगह पे जाना चाहता था ना, दादाजी का गांव, वहां से सैम का लेटर आता है। अब लेटर फर्जी है, कहीं नहीं आया, एक कहानी नहीं है कहीं भी। तो इसलिए पता चलता है कि सैम भी परेशान है। जो दिमागी बीमारियों का, जो चिंताओं का, तनाव का इलाज करते हैं, वो व्यक्ति भी परेशान है। अब सैम ही चला गया, इसका मतलब यह है सैम का लेटर आना, सैम का वहां चला जाना, यह बताता है कि इस दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है और इस संसार से निकलना चाहता है। ठीक है, अगला देखो। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। व्हाट आर द वेज टू एस्केप इट, इससे बाहर निकलने के तरीके क्या हैं। तो 1-2 तरीके चैप्टर में बताए। वो स्टाम्प कलेक्टिंग करता था ना, डाक टिकट संग्रह, या कोई गार्डनिंग करता है, या कोई कॉइन, पुरानी मुद्रा, या फिर पुराने अखबार। तो कुछ लोगों के शौक होते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चिंताओं से दूर रहें। तो ये कुछ तरीके आप बता सकते हो। इसके अलावा थर्ड लेवल का भी इसमें जिक्र कर सकते हो। कहने का मतलब है इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं। चलो आगे। अगला है द टाइगर किंग। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत फनी है। तो इसमें से क्वेश्चन है हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है इन द स्टोरी, कहानी में। तो टाइगर किंग इज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का राजा टाइगर किंग है। वाई डज ही गेट दैट नेम, उसको ये नाम क्यों मिला। ऑन हिज बर्थ, उसके जन्म पे द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि राजा एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। बिकॉज द किंग हैज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है। बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और बैल और बाघ शत्रु हैं। बस ठीक है, ये था। अथवा यही क्वेश्चन, व्हाई डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स, बाघ राजा ने 100 बाघ क्यों मारे। अब भी तो वही बात है कि राजा के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राजा बाघ के द्वारा मारा जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हिज लाइफ, ही किल्ड 100 टाइगर्स। एक ही बात है। अगला है व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। राजा ने आवश्यक मात्रा में, जितनी उसको जरूरत थी उस मात्रा में बाघ
मारने के लिए क्या किया। तो देखो पहले उसने अपने स्टेट में बाघ मारे, जब खत्म हो गए तो फिर अब ये संकट पैदा हो गया, तो उसने अपने दीवान से कहा कि भाई आसपास एक ऐसे राज्य का पता लगाओ जहां पर प्रचुर मात्रा में बाघ और एक राजकुमारी भी हो, ताकि मैं उससे शादी कर लूं। तो ऐसा राज्य मिल गया, उसने एक राजकुमारी से शादी की, और जब भी ससुराल जाता 2-4 ठपकाया था, मतलब मार आता। इसके अलावा एक समस्या और है, वो क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि एक अंग्रेज अफसर था जो भी बाघ मारने का शौकीन था, टाइगर मारने का शौकीन था, तो उसने कहा मैं तेरे राज्य में आके मारूंगा। अब पुराने जमाने में राजा अंग्रेजों से डरते थे, उनकी बात मानते थे, बट राजा ने मना कर दिया। अब उसको मतलब राजी करने के लिए, पटाने के लिए, मनाने के लिए एक तरीका सोचा। उसकी वाइफ को, दुराई सिंह को, वो पद था दुराई सिंह को, कलकत्ता से डायमंड रिंग, ठीक है, वो हीरे की अंगूठियां मंगवाई, उसने सारी रख ली। राजा को कई लाख का चूना लगा, बट राजा ने अपने राज्य को बचा लिया और अपने मिशन को भी पूरा रखा। तो दो घटनाओं का जिक्र है, पर्टिकुलर किसी घटना का जिक्र करते हुए आप लिख सकते हो। हाउ डिड द किंग सर्च एंड किल 100 टाइगर, राजा ने 100 बाघ कैसे तलाशा और कैसे मारा। बहुत सिंपल है, एक गांव में पता चला कि यहाँ पे बाघ है, वहां पे कैंप लगा दिया और उस गांव का लगान माफ कर दिया। लेकिन जब नहीं मिला तो चिढ़ गया कि अब लगान दुगना लगेगा, अफसरों की छुट्टी कर दी। दीवान जो उसका मंत्री था, उसके पास एक बूढ़ा टाइगर था जिसको वो चिड़ियाघर से लाया था। उस बूढ़े बाघ को, अधमरे बाघ को दीवान अपनी पत्नी की सहायता से धकेल के कार में रखता है और जाके उस स्थान पर छोड़ देता है जहां पे, उस गांव में जहां पे राजा ने कैंप किया था। राजा पास से गोली चलाता है, लेकिन गोली चूक जाती है, निशाना चूक जाता है। बाघ बेचारा दहशत से ही बेहोश हो जाता है। बाद में शिकारी ने उसको गोली मारी, तो इस तरह से वो मरा। ठीक है, डज द प्रेडिक्शन कम ट्रू, क्या ये भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई? नहीं सिद्ध हुई, भविष्यवाणी कुछ है ही नहीं। अक्सर कहता हूं कहानियां झूठी होती हैं, कहानियां सिर्फ किसी बात को, इसमें पता है पूरी कहानी में क्या है, जो हमारे राजा है ना पुराने, उन पर व्यंग किया गया है। सटायर होता है, व्यंग है कि वो कैसे थे, कैसे जानवरों को मारते थे, है ना, कुछ भी करते थे, मतलब अज्ञानता थी और ऐसे 100 बाघ मार दिए बेचारे ने। ठीक है, तो ये एक सटायर है। तो इसमें हाँ, लेकिन इस अर्थ से देखो सिद्ध हुई क्या, तो कह सकते हैं हुई भी और नहीं भी हुई, क्योंकि मरा तो वो लकड़ी के बाग से था। अगला क्वेश्चन और देखो ना, हाउ डिड द किंग डाई, राजा कैसे मरा? तो आफ्टर किलिंग 199 टाइगर्स, 99 बाघ मारने के बाद एक दिन वो अपने लकड़ी के बाग के साथ खेल रहा था, उसमें लकड़ी की फांस चुभ गई और राजा का इन्फेक्शन फैल गया। 3 सर्जन मद्रास से आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, घोषित किया कि ऑपरेशन सफल रहा, राजा मर गया। तो कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। मरा तो बाघ से ही था ना, भले लकड़ी का हो, तो इस तरह से। ठीक है, बाकी और आप देख लेना, फटाफट रिविजन आगे देखो। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बहुत टफ है, बच्चे अक्सर इसके बारे में कमेंट करते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि खूब चाहे टफ है, लेकिन इसका जो ओनली वन आंसर है ना, वो जाके आप देख लेना। बहुत मेहनत से तैयार किया है, सारा चैप्टर उसमें दिख रहा है। फिर भी आप क्वेश्चन जाना चाहते हो तो 2 क्वेश्चन है। हाउ डू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड, जो संसार का जियोग्राफिकल, भौगोलिक जो भूदृश्य है, जो दृश्य है, वो हमको मनुष्य जाति के इतिहास को समझने में कैसे मदद करता है। तो इसमें वर्ल्ड जियोलॉजिकल जो फिनोमिना है ना, ये अंटार्कटिका के संदर्भ में आया है कि वहां पे सिर्फ सफेद बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। वर्ल्ड की 90% आइस वहां पर, बर्फ वहां पे जमी हुई है। कोई ह्यूमन काइंड नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बिल बोर्ड नहीं है, कोई मनुष्य की पॉपुलेशन नहीं है, आबादी नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, जानवर नहीं है। ठीक है, जहां तक देखोगे बर्फ ही बर्फ है। उस बर्फ के नीचे कार्बन की लेयर जमी पड़ी है, तो उनसे हमें मानव इतिहास, मतलब मानव जाति के इतिहास का पता चलता है। इस तरह की बात इसके अंदर है। अगला है वाइज, ये भी सेम ही है। वाइज अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका पे जाने से हमें पृथ्वी के, इस जमीन के, इस धरती के वर्तमान, भूत, भविष्य का पता कैसे चलता है। तो देखो चैप्टर में काफी सारी बात आई थी। लगभग 65 करोड़ साल पहले एक गोंडवाना था, एक ही महाद्वीप था जो एशिया तक फैला हुआ था, और जलवायु गर्म थी, वनस्पति थी, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक हलचल से वो सब कुछ, ये मतलब एशिया इधर खिसक गया, वो अलग हो गया, वहां पे बर्फ जम गई, वो ठंडा हो गया और अब बर्फ है। ठीक है, लेकिन उसकी बर्फ के नीचे कार्बन के अवशेष है, अभिलेख है, कार्बन के अवशेष है। ठीक है, ओजोन की लेयर है, तरह तरह की ग्रेनाइट की सील्ड है। तो उनका जब अध्ययन करते हैं तो हमें पृथ्वी की प्राचीन भौगोलिक स्थितियों का पता चलता है। प्रेजेंट और फ्यूचर से क्यों संबंध है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से इसकी बर्फ पिघल रही है और वो तबाही ला सकती है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। बाकी चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा ओनली वन आंसर वाला देख लेना। उसमें सारी बात जो मैंने अभी बोली थी ना, सब डाल दिए। क्वेश्चन कैसा भी है उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगला है द एनिमी, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, शत्रु। ठीक है, डॉक्टर सदाव, उसकी वाइफ हाना के बारे में है, दोनों बहुत खूबसूरत पर्सन है। तो राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का करेक्ट स्केच लिखो।
तो इसमें आपको पूरी बात, अब इसमें पूरी स्टोरी आ जाएगी, पूरे चैप्टर की समरी जो मैंने ओनली वन आंसर दिया है उसमें आप इसमें से कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इसमें दिखेगा। चैप्टर बहुत बड़ा है। अब देखो चैप्टर में कहानी है, कहानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन निष्कर्ष एक ही बात पे है कि जो प्रिजनर था, अमेरिकन युद्धबंदी था, उसको डॉक्टर सदाव ने कैसे बचाया, क्यों बचाया, क्यों बचाया, क्योंकि अच्छा दिल था, अमेरिका में पड़ा था। अमेरिका की जो लिबर्टी थी, जो स्वतंत्रता थी, वहाँ की जो सोच थी उसके दिमाग में आ गई, उसकी वाइफ के दिमाग में आ गई। हना उसको वहीं मिली थी जापान की, शादी यहाँ पे आके की। तो कहने का मतलब है डॉक्टर सदाव का जब चरित्र चित्रण लिखेंगे तो पूरा चैप्टर आ जाएगा कि अमेरिका में पढ़ा था, वहाँ शादी की थी, और वो वहाँ के जनरल के लिए जनरल के लिए विशेष रूप से अपॉइंटेड था, युद्धों में नहीं जाता था, उसकी देखभाल करता था, और जनरल उस पर विश्वास करता था। युद्धबंदी आया तो पहले तो उसको फेंकने का मन हुआ, लेकिन उसके अंदर दया आ गई, उसको बचाया, कुल मिलाकर लास्ट तक बचा ही दिया, उसको जीवित ही भेज दिया। इस काम में हाना ने उसकी मदद की। ये सारी बातें आएंगी। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द अमेरिकन वार प्रिजनर लाइव्स, डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन युद्धबंदी के जीवन कैसे बचाया, इसमें भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि एक दिन पत्नी के साथ था, एक युद्धबंदी बह के आ गया। पहले तो देखा कि अमेरिकी है तो शत्रु है हमारे देश का, इसको पुलिस को सौंप दे, लेकिन फिर उसको दया आ गई, पत्नी के साथ अंदर ले गया, नौकरों ने विद्रोह कर दिया, फिर पत्नी की मदद से उसको ऑपरेशन किया, लास्ट में भी उसको एक बोट दे के भेज दिया, ऐसे बचाया। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाव एट द ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम में हाना ने कैसे मदद की, तो हाना ने उसको एनेस्थीसिया दिया था ना, बेहोश करने वाली दवा, उसको धुलाया था, नहलाया था, उसको खाना भी दिया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें की थी। तो हाना का कैरेक्टर्स क्या आ जाएगा इसमें। और डॉक्टर सदाव एंड हाना वर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। हाउ, डॉक्टर सदाव और हाना अन्य जापानियों से अलग थे, कैसे, क्योंकि अब देखो जापान के लोग थोड़े से कट्टर, अमेरिका के दुश्मन, लेकिन वो अमेरिका में पढ़े थे ना, तो अमेरिका में जो मकान मालिक थी वो याद आ गई, वहाँ के लोग याद आ गए, प्रोफेसर याद आ गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ऋण है डॉक्टर सदाव और हाना पे। उनकी सोच में अमेरिका की लिबर्टी, जो आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच है, वो आ गई, और वही सोच थी जो उनको अलग करती थी। वही सोच थी कि उन्होंने उसको युद्धबंदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा, नहीं मरवाया, जनरल हत्यारे भेजे थे ना, फिर भी उसको बचा दिया। तो इस तरह की बात है। तो ये जो मैं बोल रहा था ये निष्कर्ष है इन सब बातों में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आगे देखो। ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर, बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें दो ही कैरेक्टर है, मिस्टर लैम और डैरी। मिस्टर लैम अ पॉजिटिव एटीट्यूड और डैरी नेगेटिव एटीट्यूड। तो जो लैम है वो, उसकी एक टांग टिन की है, युद्ध में उड़ गई थी, और डैरी उसका आधा फेस बर्न ऑफ एसिड से जला हुआ है। तो वो इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, एक वर्ड है इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित है, कुंठित है। वो लोगों के पास जाने से डरता है, वो सोचता है कि लोग मेरे चेहरे को देखेंगे तो मेरे बारे में बहुत नेगेटिव सोचेंगे, क्या है ये, तो लोगों से बचता है। बट जब वो डैरी के, वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जाता है और लैम्ब से बात करता है, तो लैम्ब की सोच उसके अंदर आ जाती है। वो भी, मतलब देखो लैम्ब कितनी अच्छी बात करता है कि मैं सिर्फ फूलों से नहीं, पेड़ों से नहीं, खरपतवार से भी, वीट से भी प्यार करता हूँ, मैं हर चीज़ से प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी सोच उसके अंदर आ गई और उसकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल दिया। तो दो तो इसमें कैरेक्टर स्केच है, मिस्टर लैम्ब का और डैरी का। तो इनके बारे में आप बता ही दोगे कि लैम्ब का एक लैम्ब, दोनों डिसेबल थे, ठीक है, डिसेबल मतलब कुछ अपंग थी दोनों के अंदर। और लैम्ब के अंदर क्या थी, उसकी टांग टिन की थी, युद्ध में उड़ गई थी, लेकिन एक सुंदर घर में, खूबसूरत बगीचे में रहता है और पेड़ों से ही बात करता है, उसके डोर ओपन है, बगीचे के लोग आते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों को टॉफी देता है, इस तरह की बातें आप लिख दोगे। फिर डैरी भी इसमें शामिल हो जाएगा कि बच्चा डैरी आया जो उसके एसिड की वजह से चेहरा जला हुआ था, ब्रन फेस, हाफ ब्रन फेस, उसकी वजह से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, बट उसको चेंज कर दिया। डैरी के बारे में आप लिखोगे तो डैरी के तो लिखे 14 साल का लड़का है, उसका चेहरा तेजाब से जला हुआ है, लोगों के पास जाने से डरता है, नेगेटिव सोच रखता है, बट लैम्ब ने उसको बदल दिया। व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज डिफरेंस, क्या तो समानता है, क्या अंतर है बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डैरी, मिस्टर लैम्ब और डैरी के बीच में। तो अंतर तो यह है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का अंतर है, और समानता क्या है कि दोनों डिसेबल है। और डिसेबिलिटी बार बार क्या बताऊं, उसका तो चेहरा आधा जला हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है। वाई डज डैरी कम बैक टू मिस्टर लैम्ब, डैरी मिस्टर लैम्ब के पास वापस क्यों आता है, एंड में आता है ना, डैरी वो लैम्ब चिल्लाता हुआ जब लैम्ब उसको नशे के नीचे गिरा हुआ मिलता है। तो ये आना ये बताता है कि उसकी सोच बदल गई और मिस्टर लैम्ब को उसने अपना दोस्त मान लिया है, ठीक है, इस तरह से। तो इनके कैरेक्टर स्केच में इसका आंसर है, निष्कर्ष है। अगला है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये लास्ट है। तो देखो ये पार्ट 2 भागों में है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों को काटा जाना, जिटकाला सारे लिखा है। अमेरिका के स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पर ज़बरदस्ती इसके बाल काट दिए थे, ठीक है। स्कूल का रिवाज था कि तंग कपड़े पहनते थे, बाल छोटे होने चाहिए और जूते टाइट होने चाहिए। अब ये बेचारी, एक टीचर ने इसको देख लिया, अब ये छुप गई, ऊपर जाके कमरे में छुप गई बेड के नीचे, लेकिन इसको खोज लिया गया, कुर्सी के बांध दिया गया। निष्कर्ष ये है कि इसने सरेंडर नहीं किया,
खूब पता है बाल तो कटेंगे, लेकिन उसने हाथ पैर चलाए, स्क्रैचिंग, ऐसे लोगों को ऐसे चलाया, मतलब विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, फिर भी इसके बाल काट दिए गए। तो ये चीज़ देखी। और जो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये बामा, ये इंडियन है, साउथ इंडियन एक राइटर है, इसके बचपन की घटना थी। तो ये कास्ट सिस्टम पे है, जाति व्यवस्था जो हमारे देश में है कि इसकी जाति के एक बुजुर्ग एक जमींदार के लिए वड़ाई लेकर आया था। वड़ाई एक कोई खाने की चीज़ होती है बाजार से, जो उसके खेतों में काम चल रहा था, लेकिन उसको एक धागे से लटका के लाया था ताकि छुए ना। पहले तो ये हंसी थी, बट घर इसके भाई ने बताया कि हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है, वो उसको टच ना कर ले इसलिए। तो अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ये खूब पढ़ी और फेमस हो गई। ये दो बातें हैं। तो देखो, जिटकाला एंड बामा कम फ्रॉम टू वास्टली डिफरेंट कल्चर्स। जिटकाला और बामा दो पूरी तरह से भिन्न भिन्न संस्कृतियों से आती है, येट दे आर यूनाइटेड इन अ कॉमन बॉन्ड, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य बंधन में बंधी हुई है। हाउ डू दे ओवरकम देयर हर्डल्स, वे अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाती है, अपने दर्द को कैसे दूर करती है। तो मैंने बता दिया। उसका दर्द तो यह कि जो स्कूल में जो कल्चर था, जो रिवाज था, जो अश्वेत लोगों के प्रति कि भाई ऐसे ऐसे बाल काटे जाएंगे, तो ये था, जबकि उनके घर में रिवाज नहीं था। तो ये चीज़ थी। और इसका दर्द था कि कास्ट सिस्टम, इसकी जाति के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। ये बात है। वाट वाज जिटकालाज बैड एक्सपीरियंस इन स्कूल, मैंने बता ही दिया उसका क्या खराब अनुभव था। उसके बेचारे के बाल काट दिए, ठीक है, जबरदस्ती। तो बाल वाली पूरी घटना आएगी। और कास्ट सिस्टम के बारे में बामा का क्या एक्सपीरियंस था जो उसने बचपन में देखा, मैंने बता दिया। वड़ाई वाली घटना, ठीक है, वो दोनों चीज़ मैंने निष्कर्ष बता दिया मैंने। इसके अलावा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब इतना जल्दी मैं भाग कहाँ रहा हूँ? अरे कुछ नहीं, आपका एग्जाम है तो उसकी तैयारी के लिए फटाफट से एक बार रिवीजन हो गया, सारा चैप्टर दिमाग में घूम गए, मोस्ट कुछ क्वेश्चन मिल गए और फटाफट से आपकी तैयारी हो जाएगी। बस इतना ही है, ज़्यादा लॉन्ग खींचने से कोई फायदा नहीं है। फिर रिकमेंड करूंगा कि जो ओनली वन आंसर है उनको जाके आप देख लेना, बहुत अच्छे से तैयार किए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस चैनल पे, या फिर आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो अब तुम्हारा एग्जाम नज़दीक है। ओके, बाय, पढ़ो।